ओके स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सभी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ कि हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन अब से स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए। चाहे हम बैंक एग्जाम्स की बात करें, एसएससी एग्जाम की बात करें, रेलवे एग्जाम्स की बात करें, स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करें, यूपीएससी की बात करें, या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें, तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस आना बहुत स्वाभाविक है। तो हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। बट साथ साथ ये भी बता दूं कि यहाँ हम लोग का जो बेस होगा वो यूपीएससी नहीं होगा। हम लोग न्यूज के ज्यादा एनालिटिकल पार्ट में ना जाकर फैक्चुअल पोर्शन तक ही लिमिटेड रहेंगे। तो डेली बेसिस पर हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे। मैं खास खास न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने लाके प्रेजेंट करूंगा, जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट। ठीक है, और उससे रिलेटेड खास खास न्यूज क्या है जो हमें एग्जाम के लिए याद रखनी है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, ज्यादा एनालिटिकल पार्ट में हमको जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अपने बैंक एसएससी या रेलवे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग कल के न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पीएम मोदी टू फॉर्मली इनॉग्रेट प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर। देखिए, अब ये प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, इसको समझते हैं। व्हाट इज दिस प्रवासी भारतीय दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सेम डेट पर 9 जनवरी 1915 के दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंडियन डायस्पोरा को उस दिन एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए प्रवासी भारतीय दिवस कब आता है, तो आंसर होगा 9 जनवरी एवरी ईयर। और हर साल इसका कोई ना कोई होस्ट भी होता है। तो इस साल प्रवासी भारतीय दिवस का होस्ट कौन था? तो याद रखिएगा, इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री। राइट। प्रवासी भारतीय दिवस की डेट याद रखनी है, इसका वेन्यू याद रखना है, या होस्ट सिटी याद रखनी है। इसके अलावा पूछा जा सकता है, हु वॉज द चीफ गेस्ट फॉर 17th प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था। और इसमें जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम मैं लिख देता हूं। चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान अली, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। ठीक है, गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली। वो इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट थे, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। तो ये कुछ की फैक्ट्स है, ये हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं। ओके, देख लेते हैं सब चीजों को हम लोग। हाँ, एक फैक्ट और याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज द थीम फॉर दिस 17th प्रवासी भारतीय दिवस, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है, तो क्या आंसर होगा? डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब वो इंडियंस जो अदर कंट्रीज में रह रहे हैं, ये एनआरआईज। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, ये इस बार की थीम थी। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी ऑन January 13। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, या अभी हमारे गवर्नमेंट द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि 13 जनवरी को पीएम मोदी विश्व की सबसे लंबी, सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की सबसे लंबी क्रूज मिसाइल, सॉरी क्रूज मिसाइल नहीं, क्रूज शिप, क्रूज एमवी गंगा विलास को इनॉग्रेट करेंगे। ये जो क्रूज, लग्जरी क्रूज होगी,
वो करीब 3200 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, और ये यूपी के वाराणसी से स्टार्ट होगी और लगभग बांग्लादेश तक जाएगी, जहां तक गंगा जाती है। और आसपास के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो भी हेरिटेज साइट्स हैं, उनको शोकेस करने का काम करेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग, द एमवी गंगा विलास क्रूज इज क्यूरेटेड टू ब्रिंग आउट बेस्ट ऑफ द कंट्री टू बी शोकेस्ड इन द वर्ल्ड। इसमें टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी? 51 डेज की। और करीब 50 टूरिस्ट स्पॉट जो कि गंगा और उसके आसपास के एरियाज में आते हैं, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, इनका आनंद टूरिस्ट ले सकते हैं, इन एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी खुद की लेंथ होगी 62 मीटर और विड्थ 12 मीटर। ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी क्रूज होगी। और ये कहां से स्टार्ट की जाएगी? वाराणसी से। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन G20 GPFI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कोलकाता। ठीक है, देखिए, एक तो हम लोग जानते हैं कि G20 समिट 2023 में इंडिया में होना है। 22 में इंडोनेशिया में हुआ था, बाली में, और 2023 में ये इंडिया में होगा। G20 का मतलब होता है टॉप 20 बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व के टॉप 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंडिया, जापान, इटली, ऐसे तमाम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, चाइना, इन सबको मिलाकर हम G20 देश कहते हैं। ठीक है, तो एक तो G20 समिट तुम्हें याद रखना है मेनली, 2023 का कहां पर होगा? इंडिया में। इसके अलावा उसके साइड लाइन भी कुछ समिट्स हैं जो अभी हुए हैं या होने वाले हैं, तो उनके वेन्यूज को भी हमें याद रखना है। जैसे कुछ के नाम मैं लिख देता हूँ। G20 शेरपा मीट अगर पूछा जाए, शेरपास का मतलब होता है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे हमारी G20 समिट के शेरपा कौन है इंडिया के? अमिताभ कांत, है ना। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री के शेरपास जो हैं, उनकी मीट कहां पर हुई थी? उदयपुर में। इसके अलावा G20 फाइनेंस ट्रैक मीट, ये आपकी हुई बेंगलोर में, बेंगलुरु। G20 अर्बन 20 मीट, अर्बन 20 मीट या U20 मीट बेसिकली क्या है? इसमें टॉप 20 मेयर्स को इनवाइट किया गया कि कैसे उन्होंने अपने एरिया के, ये अपने शहर को डेवलप करने में कौन कौन से प्लान को अडॉप्ट किया है। तो उसके रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए एक G20 अर्बन 20 मीट रखा गया। ये कहां पर था? अहमदाबाद। तो ये G20 के साइडलाइन भी कुछ अलग अलग मीटिंग्स जो है वो चलती रहती है। तो इनके वेन्यूज भी आपको याद रखना है। ये तो कुछ लिखे मैंने, इसके अलावा और भी कई हैं, सब लिखना तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि G20 की ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कहां पर कंडक्ट की जाएगी या की गई थी, तो क्या आंसर होगा? कोलकाता में। ठीक है, बाकी इसमें क्या क्या डिस्कशंस हुए, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, उसके ज्यादा डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग यहाँ यूपीएससी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैंक और एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर गिव्स ओवर 1500 crore loans to 34,000 people in कोटा। कोटा राजस्थान में एक शहर है, जानते होंगे आप लोग। बेसिकली आईआईटी पीएमटी की तैयारी के लिए काफी पॉपुलर है, वहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट काफी पॉपुलर है।
तो रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने मुद्रा स्कीम, स्वनिधि स्कीम, इन सब स्कीम्स के तहत तमाम लोगों को लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए। मुद्रा स्कीम बेसिकली क्या होती है, ये थोड़ा बैंकिंग रिलेटेड स्कीम है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रधानमंत्री की मुद्रा स्कीम को। ये स्कीम चूंकि अभी न्यूज में थी तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुद्रा स्कीम 2015 में स्टार्ट की गई थी एनडीए गवर्नमेंट द्वारा, और इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है। ठीक है, और उसमें जो लोन की कैटेगरीज होती है वो 3 टाइप की होती है: शिशु लोन, किशोर लोन, और तरुण लोन। शिशु लोन मतलब लोन्स अप टू ₹50,000। 50,000 से लेकर अगर 5 लाख तक का लोन दिया गया है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? किशोर लोन के। और 5 लाख से लेकर अगर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है तो वो आएगा तरुण लोन की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस 3 तरह से हम लोग मुद्रा लोन को कैटेगराइज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, स्पेशली बैंक एस्पिरेंट्स। ओके, तो 10 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा स्कीम के थ्रू लिया जा सकता है, और सबसे खास बात, बिना किसी गारंटी के। इसमें कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईबीपीएस 2019 में कि किशोर लोन के तहत मैक्सिमम लोन कितना लिया जा सकता है मुद्रा स्कीम के थ्रू। आंसर था उसका 5 लाख रुपीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इतने अमाउंट का लोन अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने किस सिटी में एंटरप्रेन्योर्स को दिया है, तो क्या आंसर होगा? कोटा। और स्टेट पूछा जाए तो राजस्थान। नेक्स्ट, पीएमओ रिव्यू सिचुएशन इन सिंकिंग जोशीमठ टाउन। अभी आपने सुना होगा कि जोशीमठ टाउन उत्तराखंड में एक टाउन है, और उसमें अभी कुछ धसाव देखने को मिला था। है ना, जोशीमठ टेम्पल में भी कुछ मूर्ति थी, वो धस गई थी। और इसके लिए वहां के जो रेसिडेंट्स हैं वो एक एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को ब्लेम कर रहे हैं, एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि जोशीमठ टाउन जो भी हाल ही में न्यूज में था, ये किस स्टेट में है? तो क्या आंसर होगा? उत्तराखंड। और इस घटना पर वहां के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री मोदी जी, इन सब ने अपनी चिंता व्यक्त की है, और आसपास के एरिया को तुरंत खाली करा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेनिंग द गेवल, द रोल ऑफ द यूएस स्पीच। ये क्या है? गेवल का मतलब होता है, ये हमें इंग्लिश को लिए बताता हूँ। ये जो जजेस या पार्लियामेंट में स्पीकर या पार्लियामेंट के हेड, ये जो छोटा सा हथौड़ा अपने पास रखते हैं, उसे हम गेवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें याद क्या रखना है कि अभी रिसेंटली एक रिपब्लिकन है, यूएस के कांग्रेस, कांग्रेस मतलब अपनी कांग्रेस पार्टी नहीं, वहां की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस, वहां के रिसेंटली स्पीकर बने हैं। ठीक है, तो वहां के जो भी स्पीकर बने उनका नाम क्या है? केविन मैकार्थी। ये याद रखिएगा। पूछा जाए कि अभी रिसेंटली यूएस कांग्रेस के स्पीकर कौन बने हैं, तो क्या आंसर होगा? केविन मैकार्थी। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते थे। तो यूएस में 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, एक डेमोक्रेट
और एक रिपब्लिकन, है ना, जानते ही हैं हम लोग। नेक्स्ट, पेटीएम बैंक गेट्स आरबीआई नॉट फॉर न्यू सीईओ। अभी हाल ही में पेटीएम बैंक ने अनाउंस किया है कि वो न्यू सीईओ को अपॉइंट करने वाला है। उनका नाम क्या होगा? सुरिंदर चावला। ठीक है। पेमेंट बैंक अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। पेमेंट बैंक हमारे नॉर्मल बैंक से थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे ये फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये खाली डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, या इनमें खाली सेविंग अकाउंट टाइप के अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं, और सिर्फ 2 लाख रुपए तक की इनमें डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, आपका फिनो पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। और दूसरी खास बात, ये किसी को लोन नहीं दे सकते, ये लैंडिंग एक्टिविटीज में खुद को एंगेज नहीं कर सकते। ये जो भी इनके पास डिपॉजिट्स आता है उसका कुछ पार्ट इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। बाकी बाकी कमर्शियल बैंक पर डिपॉजिट करके ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं किसी को। ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक काफी पॉपुलर पेमेंट बैंक है। उसके एमडी एंड सीईओ भी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? सुरिंदर चावला। ठीक है। स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इनको देख लेते हैं हम लोग। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये एडिलेड टाइटल खेला गया था। एडिलेड टाइटल के लिए मैच खेले गए थे, और वो मेल और फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है? तो याद रखिएगा कि मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविक, जो कि फेमस सर्बिया के प्लेयर है, उन्होंने जीता है। और बेलारूस की प्लेयर है सेबेस्टियन कॉर्डा, उन्होंने फीमेल कैटेगरी में ये एडिलेड टाइटल जीता है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये एडिलेड टाइटल किसने जीता है, तो इन दोनों प्लेयर्स का नाम याद रखिएगा। और अक्सर बैंक एग्जाम में भी ये देखा जा रहा है कि अलग अलग टेनिस प्लेयर की कंट्रीज के नाम पूछ लिए जा रहे हैं। तो जो खास खास टेनिस प्लेयर्स हैं, इनके कंट्रीज के नाम भी याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट, यंग चैंप, एक बहुत पॉपुलर स्क्वैश प्लेयर इंडिया में, अनाहत सिंह। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इतनी कम एज में 14-15 साल में पार्टिसिपेट करने वाली ये वर्ल्ड की यंगेस्ट कॉमनवेल्थ प्लेयर बन गई थी। और परफॉर्मेंस भी काफी सेटिस्फैक्टरी था इनका। और अभी हाल ही में ही ब्रिटेन में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल भी इन्होंने जीता है। ठीक है। तो ये भी भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इतनी कम एज में इस खिलाड़ी ने इतना नाम किया है। और फाइनली इजिप्ट की सोहेल हजीम को हराकर अनाहत सिंह ने ये टाइटल जीता है। तो पूछा जाए कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो क्या आंसर होगा? स्क्वैश। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हेमराज गुर्जर एंड छवि यादव विन नेशनल क्रॉस कंट्री टाइटल्स। ठीक। तो इन्होंने अभी हाल ही में एथलेटिक्स में, ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी टाइटल्स जीते हैं। ठीक है। नाम याद रखना है पहले तो, हेमराज गुर्जर और छवि यादव। ठीक है। तो एक तो ये नाम याद रखने, इसके अलावा ये पूछा जाए कि 57th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहाँ खेली गई थी, तो आंसर होगा सुएलकिची, असम। ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों ने जीता है, लेकिन आपको 10 किलोमीटर वाला ही याद रखिएगा, इतना सफिशियंट होगा। ठीक है। तो राजस्थान के हेमराज गुर्जर ने ये टाइटल जीता है। और रेलवे से रेलवे की टीम से पार्टिसिपेट करते हुए छवि यादव ने टाइटल जीता है। ठीक। नेक्स्ट, सूर्य कुमार यादव बिकम्स फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये नंबर ऑफ इनिंग्स के टर्म्स में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बॉल्स फेस्ड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है। ये पूरी न्यूज देख लेते हैं। अगर बॉल फेस के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो सिर्फ 843 बॉल में सूर्य कुमार यादव, जो कि अभी जबरदस्त फॉर्म में है, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो इनकी इनिंग्स देख ही रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने
सेंचुरी भी स्कोर की थी श्रीलंका के खिलाफ T20 में, और उसी में ये कीर्तिमान भी हासिल दर्ज किया है। तो 1500 रन सिर्फ 843 बॉल में स्कोर करने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में ये पहले इंडियन भी बन गए थे जिन्होंने एक साल में T20 में 1000 रन बनाए हैं। तो ऐसे भी लगातार ना जाने कितने ही स्कोर उन्होंने दर्ज किए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ऑबिचुअरीज याद रखिएगा। किसी भी फेमस पर्सनालिटी की डेथ होती है तो अक्सर पूछा जाता है कि इनका संबंध किस फील्ड से था। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे केशरीनाथ त्रिपाठी, इनके भी हाल ही में डेथ हो गई। ठीक है, बीजेपी लीडर भी थे और वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं केशरीनाथ त्रिपाठी। तो अगर इनका पूछा जाए कि ये किस राज्य के गवर्नर थे या किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो क्या आंसर होगा? पॉलिटिक्स से। ठीक है, और इसी तरह से अभी एक एक्सीडेंट में एक फेमस कार रेसर की डेथ हो गई। उनका नाम है KE कुमार। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि इनका संबंध किससे था, तो कार रेसिंग। ठीक, ये दो चीजें हैं, ये अपने को एग्जाम के लिए याद रखनी। चलिए आज की कुछ न्यूज देख लेते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू कन्फर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड अपॉन 7 ओवरसीज इंडियन टुडे। ठीक है, तो यहां हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया था कि प्रवासी भारतीय दिवस का होस्ट इस बार का इंदौर था। 9 जनवरी को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें चीफ गेस्ट का नाम सबसे खास तौर पे याद रखिएगा, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। हालांकि इनके साथ साथ सूरीनेम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद को भी इसमें इनवाइट किया गया था, बट चीफ गेस्ट यही थे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर थीम है ना। थीम वैसे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी याद रखिएगा, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, या हिंदी में अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, रिकॉर्ड हाई डेट कैपिटल रेज्ड बाय बैंक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023। मतलब अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके उसमें ICRA के अकॉर्डिंग, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसके अकॉर्डिंग इंडियन बैंक अभी तक करीब इतने अमाउंट तक का लोन ले चुके हैं। तो अगर पूछा जाए कि अभी तक ICRA के अकॉर्डिंग इंडियन बैंक कितने अमाउंट तक का लोन ले चुके हैं, तो क्या आंसर होगा? 91,500 करोड़। और एस्टिमेटेड कितना है, कितना लोन तक ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो 1.4 लाख करोड़ तक का ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी माना जा रहा है, तो ये फिगर्स याद रखिएगा। नेक्स्ट, HDFC इंडियन ओवरसीज बैंक रेज लैंडिंग रेट्स अप टू 25 बेसिस पॉइंट। ठीक, HDFC, IOB, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने भी अभी हाल ही में अपने लैंडिंग रेट्स जिसे MCLR कहते हैं उसको इंक्रीज किया है। अब देखिए, एग्जाम के लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तमाम बैंक्स हैं, इवन SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन सब बैंक्स ने भी अपने लैंडिंग रेट्स को इंक्रीज किया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टर्म MCLR, ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म, ये सब चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है? देखिए MCLR बेसिकली होता क्या है। MCLR का मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। अब ये है क्या? MCLR का मतलब होता है बेसिकली वो लैंडिंग रेट या वो इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक अपने प्राइम कस्टमर्स को लोन ऑफर करता है। मतलब कोई कस्टमर कितना भी प्राइम क्यों ना हो, उसका क्रेडिट स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो कितना भी टाइम पे लोन क्यों ना चुका देता हो,
इस इंटरेस्ट रेट से कम पर बैंक किसी को भी लोन ऑफर नहीं कर सकता, उसे हम एमसीएलआर कहते हैं। ठीक है, तो बैंक जब अपने लैंडिंग रेट को स्पेसिफाई करता है तो कुछ खास फैक्टर्स को ध्यान में रखकर लैंडिंग रेट स्पेसिफाई करता है, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ एमसीएलआर कह सकते हैं। ऑफ एमसीएलआर। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर बैंक अपनी लैंडिंग रेट को स्पेसिफाई करता है? पहला, हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स का मतलब है ये आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ रेट, इससे रिलेटेड होती है। अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करती है, इसका मतलब आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर बैंक को लोन ऑफर कर रहा है, तो बैंक भी ऑब्वियस सी बात है कस्टमर से ज्यादा इंटरेस्ट रेट वसूलेगा, है ना। ये आरबीआई अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक को डिपॉजिट करने पर ऑफर कर रही है, तो बैंक भी आरबीआई में डिपॉजिट करना प्रेफर करेगा बजाय कि कस्टमर को लोन देने के। और ऐसे केस में वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगा कस्टमर से। ठीक है, तो अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इंक्रीज होती है, तो बैंक भी अपने लेंडिंग रेट को इंक्रीज करते हैं। इस फैक्टर को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। दूसरा, बैंक का CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो अमाउंट होता है जो बैंक को आरबीआई के बिहाफ पे रिजर्व रखना होता है और बैंक लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अपने टोटल डिपॉजिट या टोटल एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कुछ परसेंटेज बैंक आरबीआई के बिहाफ पे रिजर्व रखते हैं। वो अमाउंट बैंक के लिए टोटली अनप्रोडक्टिव होता है, क्योंकि बैंक उन्हें लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकते। राइट। तो अगर सीआरआर रेट बढ़ेगी तो वो लॉस एक तरह से बैंक कहां से रिकवर करेंगे? अपने बोरोवर्स से, जिनको वो लोन देंगे। क्योंकि सीआरआर बढ़ना मतलब बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा और वो उन पैसों को यूज नहीं कर सकता लोन के लिए। तो जिन अमाउंट को यूज कर सकता है उस पर वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तीसरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। हर बैंक की सर्विसेज की अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। वो अपने एम्प्लॉयज को कितना सैलरी दे रहा है, किस तरह की सर्विस ऑफर कर रहा है कस्टमर को, और उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है। और चौथा हम कहते हैं टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम का मतलब है कि जो लोन देता है बैंक, वो जितने लंबे टाइम से लोन देता है उतना ज्यादा रिस्क रहता है, और रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा। ओके, तो इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ एमसीएलआर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एमसीएलआर का फुल फॉर्म याद रखना है। वो इसलिए क्योंकि ये टर्म अभी आजकल काफी न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी चांसेस है। ठीक है, चलिए। तो अभी चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि बैंक आरबीआई लगातार रेपो रेट या एसडीएफ रेट, बैंक रेट, सीआरआर रेट, इन सब में लगातार इजाफा कर रहा है, तो इसलिए बैंक्स भी अपने कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर कर रहे हैं। और यही रीजन है कि अपना एमसीएलआर लगातार बैंक्स बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, बाकी किस बैंक ने कितना बढ़ाया ये हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। अमूल एमडी क्विट्स एज कंपनी आस्क्ड हिम टू स्टेप डाउन। अभी हाल ही में अमूल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, अमूल कंपनी आप सबने यूज की होगी, राइट। उसके प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर है ना। उसके फाउंडर का नाम भी जानते होंगे, तो मैं बता देता हूँ। उनके फाउंडर थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है, राइट। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो काफी लंबे टाइम से इससे जुड़े हुए थे, रुपिंदर सिंह सोढ़ी, उन्होंने अभी सरप्राइजिंगली इसके एमडी पद से रिजाइन दे दिया। और फाइनली अब इसका इंटरिम एमडी मतलब टेम्पररी बेसिस पर इसका एमडी अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा,
यहाँ पर एक नाम आप देख सकते हैं, जयन मेहता, उनको इसका एमडी बनाया गया है। ठीक है, ये तो इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जयन मेहता। इनको रिसेंटली इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनको एमडी बनाया गया। तो दोनों चीजें याद रखनी है कि अमूल या अभी हाल ही में रुपिंदर सिंह सोढ़ी ने किस कंपनी के एमडी पद से इस्तीफा दिया है, तो आंसर होगा अमूल। और पूछा जाए कि किसको इसका एमडी बनाया गया है, जयन मेहता को। नेक्स्ट है, विकास पुरोहित इज मेटास डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस इन इंडिया। ओके, मेटा कंपनी सब जानते ही हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके अंदर आते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, राइट। इन सब की पेरेंट कंपनी कौन सी है, मेटा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब की पेरेंट कंपनी कौन सी है, मेटा। और अभी मेटा कंपनी इंडिया के अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग काफी न्यूज में भी थी। तमाम लोगों ने जो की पोजीशन पर थे मेटा कंपनी में, उन्होंने रिजाइन किया था। जैसे अजीत मोहन जो कि कंट्री हेड थे, उन्होंने रिजाइन किया। और अब मेटा से इंडिया में कंट्री हेड किसको बनाया गया है, तो नाम याद रखिएगा, संध्या देवनाथन को। ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी आपकी करंट अफेयर का ही पार्ट है। मेटा कंट्री हेड इन इंडिया, संध्या देवनाथन। ओके, अजीत मोहन के रेजिग्नेशन के बाद इनको कंट्री हेड बनाया गया। और अभी हाल ही में इसी मेटा कंपनी ने डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया किसको अपॉइंट किया है, विकास पुरोहित को। ओके, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी स्पोर्ट्स में कुछ लोगों ने रिजाइन दिया है या रिटायरमेंट ले लिया, इनफैक्ट रिजाइन तो सही शब्द नहीं होगा, रिटायरमेंट ले लिया है। खास खास कुछ की पीपल ने, कुछ क्रिकेटर ने, कुछ फुटबॉलर्स ने, तो उनके नाम याद रखते हैं। फ्रांस गोलकीपर लॉरिस क्विट्स एज इंटरनेशनल फुटबॉल। तो अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में फुटबॉल प्लेयर लॉरिस ने रिटायरमेंट लिया है, ये किस कंट्री के गोलकीपर थे, तो क्या आंसर होगा, फ्रांस। ठीक है, वही फ्रांस जो इस बार की फीफा वर्ल्ड कप में रनर अप कंट्री रही, राइट, इंटरनेशनल फुटबॉल एट द एज ऑफ 36। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटेन के अभी प्लेयर गैरेथ बेले ने भी फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ठीक है, गैरेथ बेले अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम क्लब एंड इंटरनेशनल फुटबॉल, ब्रिंगिंग टू एन एंड वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड करियर्स इन ब्रिटिश फुटबॉल हिस्ट्री। तो ये किससे संबंधित थे, किस कंट्री से संबंधित थे, ब्रिटेन से। ओके, और बाकी एक क्रिकेटर ऑलराउंडर का नाम आपको याद रखना है, क्रिकेट देखते होंगे तो जरूर उनको खेलते हुए भी देखा होगा, ड्वेन प्रिटोरियस। हाँ, तो ये साउथ अफ्रीका के पॉपुलर ऑलराउंडर ऑलराउंडर थे, जिन्होंने भी रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो इन तीनों प्लेयर्स, इनके स्पोर्ट्स और इनकी कंट्रीज, ये आपको याद रखनी है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ओके, तो ये हमारा कल के और आज के न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिखकर पूछ सकता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे।